हाँ बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, आवेश एक अदिश भौतिक राशि है, मतलब आवेश की दिशा नहीं होती। 11th में हमने पढ़ा था सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश राशियां कौन सी होती है? जिनमें परिमाण होता है और परिमाण के साथ साथ दिशा होती है ना, मतलब जिनमें आंकिक मान भी होता है, जिनमें मात्रक भी होता है और जिनमें दिशा भी होती है, वो होती है सदिश राशियां, है ना। और सदिश राशियों का संयोजन हमने पढ़ा था, और संयोजन 3 तरीके से कर सकते हैं हम। अगर हमें 2 सदिशों का संयोजन करना है तो हम त्रिभुज नियम भी लगा सकते हैं और समांतर चतुर्भुज नियम भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें 2 से अधिक सदिश राशियों का संयोजन करना है तो हमें बहुभुज नियम काम में लेना पड़ता है। लेकिन आवेश के साथ ये त्रिभुज नियम, बहुभुज नियम, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आवेश की दिशा नहीं होती। आवेश कौन सी राशि है? अदिश भौतिक राशि है। और अदिश राशियों का बीजगणितीय योग करते हैं, है ना। जब भी आप क्या है ना कि अदिश राशियां, तो मतलब बीजगणितीय योग, और जब भी सदिश राशियां है ना तो मतलब सदिश योग। ठीक है, तो आवेश एक अदिश भौतिक राशि है, इस कारण आवेशों का बीजगणितीय योग किया जाता है। इसे आवेशों का योज्यता नियम कहते हैं। जैसे ये कोई निकाय है, इसके अंदर बहुत सारे आवेश हैं, Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है, Q4 भी है, Q1 भी है, बहुत सारे आवेश हैं। और हमें यह बताना है कि इस पूरे निकाय में कुल कितना आवेश है। तो कुल आवेश सिग्मा क्यू कैसे निकालेंगे? जो भी आवेश है ना बेटा, उन सबको क्या कर दो, जोड़ दो। अगर प्लस का है तो प्लस लगाओ, माइनस का है तो माइनस लगाओ। कहने का मतलब बेटा, जैसे मान लो Q1 का मान 1 कूलम है ना। मान लो Q2 का मान 2 कूलम है। मान लो Q3 का मान -3 कूलम है। मान लो Q4 का जो मान है वो मान लो 4 कूलम है ना। मान लो Qn का जो मान है वो -5 कूलम है। मान लिया मैंने। अब मेरे को बताना है कुल आवेश, तो कुल आवेश सिग्मा क्यू कैसे निकालेंगे? Q1 का मान कितना? 1 कूलम। इसका कितना? 2 कूलम। इसका कितना? -3 कूलम, तो -3 कूलम। ठीक है, फिर Q4 कितना बेटा? Q4 कितना? 4 कूलम। फिर कितना बेटा? -5 कूलम। तो कुल आवेश सिग्मा क्यू कितना आ गया? -1 कूलम, है ना। मतलब जो आवेश धनावेश है उसको धनावेश रखो, जो आवेश ऋणावेश है उसको ऋणावेश रखो, और सिंपल अलजेब्रिक सम कर दो। क्योंकि अदिश राशियों का क्या करते हैं? बीजगणितीय योग करते हैं। और ये जो नियम है ना, इसे क्या कहते हैं? आवेशों का योज्यता नियम, आवेशों के योग का नियम। दूसरा देखो, सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। सजातीय मतलब जैसे दोनों धनावेश या दोनों ऋणावेश, है ना। जैसे ये दोनों प्लस के हैं या ये दोनों माइनस के हैं, तो इनके बीच में क्या होगा? दुश्मनी। ठीक है, ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इस पर मतलब दूर धक्का देंगे, दुश्मनी होगी दोनों में। लेकिन अगर विजातीय आवेश है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो इनके बीच में क्या होगा? प्यार। इन दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा, है ना। तो समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। वस्तु के वेग पर
इन सारी चीजों पर आवेश निर्भर नहीं करता है। इसी से कनेक्टेड है गुणधर्म 4। आवेश का मान चयनित निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। निर्देश तंत्र क्या होता है, ये हमने 11th में पढ़ा था कि निर्देश तंत्र एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा सिस्टम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं कहाँ हूं क्लास में, मैं कहाँ हूं नोखा मंडी में, मैं कहाँ हूं बीकानेर जिले में, मैं कहाँ हूं राजस्थान राज्य में, मैं कहाँ हूं भारत देश में। ये सारी बातें सही है, ठीक है। तो ये क्लास, ये नोखा, ये बीकानेर, ये राजस्थान, ये भारत, ये सारे मेरी स्थिति को बता रहे हैं और ये सारे मेरे निर्देश तंत्र हैं। अच्छा बेटा, ये आवेश का मान चयनित निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। देखो बेटा, 11th में हमने पढ़ा था कि जो गति होती है ना, कि कोई वस्तु गतिशील है या कोई वस्तु स्थिर है, ये चीज निर्भर करती है, ये चीज डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, निर्देश तंत्र पर। और ये मैंने एक एग्जांपल दिया था वहां पे कि हम एक ट्रेन के कोच में गति कर रहे हैं, पैसेंजर हैं, ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैं और ट्रेन क्या कर रही है, गति कर रही है। अगर मैं उस ट्रेन के कोच को फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र मानूं तो मैं स्थिर हूं और मेरी सामने बर्थ पर जो पैसेंजर बैठा है वो भी क्या है, स्थिर है। वो मेरे लिए स्थिर है और मैं उसके लिए क्या हूं, स्थिर हूं। लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई दूसरा बंदा खड़ा है और वो खिड़की के थ्रू हमको देख रहा है। ट्रेन चल रही है और प्लेटफॉर्म पर दूसरा बंदा खड़ा हुआ खिड़की के थ्रू हमको देख रहा है। तो उस बंदे के लिए मैं भी गतिशील हूं और मेरे सामने बैठा पैसेंजर भी क्या है, गतिशील है ना। मतलब जो गति होती है ना बेटा, कि कोई वस्तु स्थिर है या गतिशील है। अगर ट्रेन के कोच के अंदर से देखें तो मैं भी स्थिर और मेरे सामने वाला पैसेंजर भी स्थिर, है ना। लेकिन अगर कोई ट्रेन के कोच के बाहर से देखे तो मैं भी गतिशील और मेरे सामने बर्थ पे बैठा पैसेंजर भी गतिशील, है ना। मतलब गति जो है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है, लेकिन आवेश जो है ना, आवेश गति पर निर्भर नहीं करता। और गति जो है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है। गति निर्भर करती है किस पर, निर्देश तंत्र पर। गति निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है, आवेश गति पर निर्भर नहीं करता, इसलिए वो निर्देश तंत्र पर भी निर्भर नहीं करता। ठीक है, आवेश न गति पर निर्भर करता है और गति निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है, लेकिन आवेश गति पर निर्भर नहीं करता, इसलिए आवेश निर्देश तंत्र पर भी निर्भर नहीं करता। समझ आ गई बात? बिल्कुल सिंपल सी चीज है। आगे देखें, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है और इसका अगला पॉइंट है आवेश क्वांटीकृत होता है। ये मैं आप लोगों को आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से अलग अलग पॉइंट लेके बहुत विस्तार से हम इनको पढ़ेंगे। एक बार आप यहां पे ये सीधा ही याद रखेंगे, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, आवेश क्वांटीकृत होता है। गुणधर्म 7, एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि नियत वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। यदि आवेश की गति त्वरित गति है तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन भी करता है। देखिए बेटा, यह आवेश है, ये स्थिर है, वेलोसिटी कितनी है 0, इसका वेग कितना है 0। तो ये अपने चारों तरफ एक प्रभाव उत्पन्न करेगा। ये स्थिर आवेश है,
ये अपने चारों तरफ एक प्रभाव उत्पन्न करेगा और उस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र, जिसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं ई वेक्टर से। अगर यही आवेश गति करे और नियत वेग से गति करे, मतलब एक समान गति करे, उसका वेग ना बदले, उस कंडीशन में यह आवेश दो तरह के क्षेत्र उत्पन्न करता है अपने चारों ओर। एक तो करता है विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और दूसरा करता है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर। बेटा ये याद हो तो ये बात आप 10th में पढ़ के आए हो। देखो 10th में अपने एक टॉपिक था, वो जो विद्युत धारा वाला पार्ट था, चैप्टर नंबर 10 या 11 जो भी था वो, उसके अंदर अगर आपने याद हो तो हमने पढ़ा था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ओरस्टेड का प्रयोग। और ओरस्टेड के प्रयोग में हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आई थी नहीं बात, है ना, कि हमने एक तार में धारा प्रवाहित करी। अच्छा, धारा की परिभाषा वहां पर क्या थी? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक तार में धारा बह रही है, मतलब उस तार के अंदर आवेश प्रवाहित हो रहा है, मतलब उस तार के अंदर आवेश क्या कर रहा है? गति कर रहा है। और जब कोई आवेश गति करता है तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र भी करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी करता है। तार के अंदर तो क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र। और तार के बाहर, तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और उस चुंबकीय क्षेत्र की हमने दिशा भी निकाली थी, याद हो तो आपको, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, है ना, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, ये सारे नियम अपन ने पढ़े थे। ये वापस पढ़ेंगे अपन चैप्टर 7 में। अच्छा बेटा, अगर मान लो आवेश गति कर रहा है और उसका वेग बदल रहा है, उसका वेग नियत नहीं है, मतलब आवेश कौन सी गति कर रहा है? त्वरित गति। त्वरित गति का मतलब आवेश का वेग बदल रहा है, उसी को त्वरित गति बोलते हैं। ठीक है, कि कोई आवेश गति कर रहा है और उसका वेग नियत है। वेग नियत है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा एज वेल एज चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर गतिशील आवेश का वेग नियत नहीं है, उसका वेग बदल रहा है, चाहे तो वेग बढ़ रहा है चाहे तो वेग घट रहा है ना, उसकी गति कौन सी गति है? त्वरित गति है। तो क्या होगा बेटा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और देखो बेटा, वेग बदलेगा, वेग बदलेगा तो विद्युत क्षेत्र बदलेगा, और वेग बदलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? बदलेगा। और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बदलने से ये जो टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों फील्ड मिलके प्रोड्यूस करेंगे क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, क्यों बेटा? तरंग का मतलब क्या होता है? तरंग का मतलब आपने 11th में बताया था मैंने, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ या हलचल को तरंग कहते हैं। ठीक है, कोई भी माध्यम है, अगर उसमें विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है, अगर उसमें कोई हलचल है, अगर उसमें कोई परिवर्तन है, तो इसका मतलब वहां पर क्या है? तरंग है ना। तो वेग नियत नहीं है, वेग में परिवर्तन है, और वेग में परिवर्तन से विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन है। तो विद्युत क्षेत्र का परिवर्तन और चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन, ये मिलकर क्या प्रोड्यूस कर देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, और ये चीज है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने 11th केमिस्ट्री में काम में लिया है। 11th केमिस्ट्री का जो रदरफोर्ड मॉडल आप लोगों ने पढ़ा था, और रदरफोर्ड मॉडल का जो कमियां थी आपको याद हो तो रदरफोर्ड मॉडल की एक कमी थी कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और हमने 11th फिजिक्स में पढ़ा था कि कोई भी वस्तु जब वर्तुल गति करती है तो उसके अंदर अभिकेंद्रीय त्वरण होता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है ना, और अभिकेंद्रीय बल के कारण अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गति कर रहा है तो उसके अंदर अभिकेंद्रीय त्वरण है,
मतलब इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित गति है, और इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित गति है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घटेगी, और ऊर्जा घटेगी तो वो घटती हुई त्रिज्या के कुंडली नुमा पथ पर गति करते हुए अंत में नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन नाभिक में आकर के गिरता नहीं है। ये चीज क्यों नहीं होती, इसके बारे में रदरफोर्ड हमें बता नहीं पाया था, लेकिन ये चीज फिजिक्स में है ना। फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 14 आएगा आपके, उसके अंदर वापस से ये सारी बातें मैं तुमको बताऊंगा। वो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरा, है ना, क्या रीजन था कि वो इलेक्ट्रॉन आकर नाभिक में नहीं गिरता, है ना, इसका प्रूफ फिजिक्स में आपको 12th में चैप्टर 14 में मिलेगा। तो ये हमने पढ़े बेटा आवेश के गुणधर्म। हमारा अगला टॉपिक है आवेश का विमीय सूत्र। देखो हमने 10th में पढ़ा था विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और वहां हमारे पास फॉर्मूला आया था विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, I बराबर Q बटे T। ठीक है, तो यहां से Q बराबर क्या आ जाएगा, Q बराबर I इंटू T। ठीक है, अब विमीय सूत्र बना लो बेटा। आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, देखो धारा, ये जो विद्युत धारा है उसका विमीय सूत्र हमने 11th में पढ़ा था, M0 L0 T0 A1, है ना, आया था ना। ये विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है, जो अपने ऐसा ही आया था सिस्टम इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पद्धति, उसके अंदर जो 7 मूल भौतिक राशियां थी उनमें एक विद्युत धारा भी थी। और मूल भौतिक राशि की क्या परिभाषा थी बेटा, वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। मतलब जो विद्युत धारा है ना, वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, वो लंबाई पर निर्भर नहीं करती, विद्युत धारा समय पर निर्भर नहीं करती, धारा केवल धारा पर एम्पियर पर निर्भर करती है ना। तो विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या हो गया, A1। इसी तरह से बेटा समय भी मूल भौतिक राशि है ना, तो समय भी मूल भौतिक राशि है, तो समय भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, समय लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा, समय केवल समय पर करेगा, तो T⁻⁴। ठीक है, तो विद्युत धारा का विमीय सूत्र A1 और समय का विमीय सूत्र T1, और दोनों को क्या कर दिया, गुणा कर दिया। गुणा कर दिया तो क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया, M0 L0 T⁻⁴ A⁻⁴। ये आपके आ गया विद्युत धारा का विमीय सूत्र। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आवेश की विभिन्न मात्रक। देखो बेटा, आवेश का MKS पद्धति में मात्रक, आवेश का MKS पद्धति में मात्रक एम्पियर गुणा सेकंड या कूलाम, और कूलाम का संकेत होता है बच्चों C होता है। आवेश का MKS पद्धति में मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड या कूलाम, और कूलाम का संकेत होता है C। देखो बेटा कैसे आया ये, अभी हमने पढ़ा था विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, तो आवेश बराबर
विद्युत धारा गुना समय। और विद्युत धारा का एमकेएस मात्रक क्या होता है? एम्पियर। समय का एमकेएस मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो आवेश का क्या बन गया? एम्पियर इंटू सेकंड। इसी चैप्टर में आगे अपने आने वाला है कूलाम का नियम। एक वैज्ञानिक थे ऑगस्टिन डी कूलाम, उनके सम्मान में एम्पियर इंटू सेकंड को कूलाम भी बोला जाता है। यह हो गया आवेश का एमकेएस मात्रक। अब बात करते हैं सीजीएस मात्रक की। सीजीएस पद्धति में या स्थिर विद्युत मात्रक, स्थिर विद्युत मात्रक ESU, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन होता है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, सीजीएस पद्धति बोलो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्थिर विद्युत मात्रक बोलो, सीजीएस पद्धति में या आवेश का स्थिर विद्युत मात्रक स्टेट कूलाम, ये शॉर्ट फॉर्म है, पूरा होता है स्टैटिक कूलाम। हिंदी में बोलते हैं इसको स्थैतिक कूलाम। तो आवेश का सीजीएस पद्धति में या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्टेट कूलाम, स्टैटिक कूलाम या स्थैतिक कूलाम होता है, जिसे वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के सम्मान में फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। और इन दोनों में संबंध होता है बेटा, कूलाम में और स्टेट कूलाम में, इन दोनों में क्या संबंध होता है? एक कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। ठीक है, ये जो फ्रैंकलिन है, स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन, आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। तो हमने आवेश के दो मात्रक पढ़े हैं। आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड या कूलाम होता है, और आवेश का सीजीएस पद्धति में या आवेश का स्थिर विद्युत मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन होता है। और एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। ये जो स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन है, वो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एब कूलाम, एब कूलाम या परम कूलाम होता है। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एब कूलाम, एब्सोल्यूट कूलाम, हिंदी में बोलते हैं इसको निरपेक्ष कूलाम होता है, और उसी को हम बच्चों परम कूलाम भी कहते हैं। अच्छा, इसका कूलाम के साथ क्या संबंध है कि एक एब कूलाम में 10 कूलाम होते हैं।
1 8 कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम। अच्छा बच्चों, इधर देखो, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम, और स्टेट कूलम को हम ESU भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि आवेश का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है स्टेट कूलम। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU। सो 1 ESU इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU। सो 1 ESU इज इक्वल टू, ये 3 इंटू 10⁻⁹ नीचे चला जाएगा, 1 ESU इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अच्छा, एक और देखा हमने अभी कि एक एब कूलम, और एब कूलम को मैं EMU भी बोल सकता हूं, और एक एब कूलम में 10 कूलम होते हैं। 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू 10 कूलम। अगर आवेश की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और आवेश की एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का रेशियो निकालें, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें, क्या आता है देखो, 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम एंड 1 ESU इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कूलम से गया कूलम, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एंड हेंस वी गेट 3 इंटू 10⁻10। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि आवेश के विद्युत चुंबकीय मात्रक व स्थिर विद्युत मात्रक का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपको ये करना है। अब हम देखते हैं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। अच्छा, फैराडे में क्या होता है बेटा? फैराडे का मतलब क्या है? 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वो 1 फैराडे के बराबर होता है। अच्छा, 1 मोल का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 मोल मतलब अवोगाद्रो संख्या, केमिस्ट्री में देखा है अपन 11th में, है ना? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमारे पास आता है 96,500 कूलम। 1 फैराडे में 96,500 कूलम होते हैं, और ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और 1 फैराडे है क्या? 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश है वो 1 फैराडे के बराबर है। 1 मोल मतलब अवोगाद्रो संख्या, ठीक है, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.023 गुणा 10⁻23, ये जो है इसको अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। ठीक है, और उसको 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश से हमने गुणा कर दिया, तो हमारे पास आ गया 96,500 कूलम। देखो बच्चों, ये आज वाले सभी लेक्चर्स में आपको पहले भी बता चुका हूं, और आपको याद हो तो ये सारी बातें मैंने 3 अलग अलग लेक्चर्स में आपको बताई थी, है ना? और इसमें लगभग मैंने आपके 1 वीक का टाइम लिया था।
ये वापस में जितने भी 15 लेक्चर्स थे जो मैंने पहले आपको करवाए थे, वापस से मैं उनको मिला के नए लेक्चर्स बना रहा हूं। और ये सारे 15 लेक्चर्स विद इन 3 to 4 क्लासेस मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ये सिर्फ इसलिए है कि भाई कुछ बच्चे नए जुड़ेंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले अपने YouTube चैनल्स पर इन वीडियोस को नहीं देखा है, तो वो यहां वापस उसको देखें। जिन बच्चों ने पहले देखा है उनका रिवाइज हो जाए, और जिन बच्चों ने पहले देखा है उनमें भी एक्साइटमेंट बना रहे। इसलिए हर लेक्चर में मैं कुछ नए न्यूमेरिकल्स ऐड करूंगा, कुछ नए टॉपिक्स ऐड करूंगा। तो सभी बच्चे जिन्होंने पहले देखा है वो भी, जिन्होंने पहले नहीं देखा है वो भी, जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं वो भी, सभी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग मिल रहा है आपको। तो एक अच्छे काम की अच्छी शुरुआत करें। डेली आपके पास लेक्चर आएंगे, सभी सब्जेक्ट के लेक्चर हर दिन आपको मिलेंगे। एक बहुत आसान तरीका था, वो भी अप्लाई किया जा सकता था कि मैंने 15 लेक्चर्स बना दिए थे और मैं उन 2-3 लेक्चर्स को कंबाइंड करके वापस रीपोस्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। तुम्हारे लिए वापस नए सिरे से सारे लेक्चर्स नए बनाए जाएंगे। क्यों? बिकॉज आई लव माई वर्क, आई लव माई प्रोफेशन। जो विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं, बिल गेट्स साहब, वो ये कहते हैं, इफ यू वांट टू बी हैप्पी फॉर 1 hour देन वॉच ए मूवी। इफ यू वांट टू बी हैप्पी फॉर 1 day then plan a picnic. But if you want to be happy for all your life then love your profession. बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, लेकिन एक बात और बताऊं कि आवेश का जो एमकेएस पद्धति में मात्रक था, आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक कूलाम एक बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा मात्रक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक तो फैराडे होता है, लेकिन आवेश का एमकेएस पद्धति में जो मात्रक कूलाम होता है ना, एक्चुअली ये कूलाम भी बहुत बड़ा मात्रक होता है। अगले ही लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल करेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यदि हर 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किए जाएं, तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में 198 वर्ष लगेंगे। ठीक है? वो भी कब? जब 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन, जब बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन हर सेकंड एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किए जाते हैं, तो भी 1 कूलाम आवेश आने में 198 वर्ष का समय लगेगा। मतलब कूलाम छोटा मात्रक नहीं है, कूलाम अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मात्रक है। इसीलिए हम सामान्य परिस्थितियों में आवेश के छोटे मात्रकों का उपयोग करते हैं। वो छोटे मात्रक कौन से हैं? जैसे 1 मिली कूलाम, 1 मिली कूलाम स्मॉल mc, 1 मिली कूलाम बराबर 10⁻³ कूलाम।
एक माइक्रो कूलम म्यू सी इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। एक नैनो कूलम स्मॉल एन सी बराबर 10⁻⁹ कूलम आदि। ठीक है, आज के लिए इतना ही।